और एक इंसान है जो अपनी शादी में बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, वो हैप्पी होना चाहता है, तो वो किसी तांत्रिक के पास या किसी स्पेल कास्टर के पास गया जो कि तंत्र कर सकते हैं या ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। तो वो कहेंगे कि ऐसा करो, वो कुछ मैजिक बना देंगे उनको, और वो कुछ कहेंगे कि ये उनके घर पे फेंक दो जो हैप्पी हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। हमारे साथ में है मधु जी, जो कि विकन हाई प्रिस्टेस हैं। आइए आज हम जानते हैं मधु जी से इन सब चीज़ों के बारे में। वेलकम मधु जी। नमस्ते। तो मधु जी, अभी आपने ये जो वर्ड्स बताए विकन हाई प्रिस्टेस, ये क्या हैं? और हम जैसे आपका स्कूल भी है, आपका एक ऑकल्ट स्कूल है, आप ये सारी चीज़ें सिखाती भी हैं, एज अ हीलर भी, एज अ टीचर भी। तो पहले तो आप बताएं कि ये क्या हैं चीज़ें, विकन क्या है, वर्ड क्या है? सी, विकन मीन्स जो विका को फॉलो करते हैं। ओके। और विकन हाई प्रीस्टेस वो एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर आप प्रीस्ट के लेवल पे आ जाते हैं और जहाँ पे आप दूसरों को सिखा सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं विका में, तो उसको प्रीस्टेस बोलते हैं। हाई प्रीस्टेस जिनका अपना टेम्पल होता है, जिनका अपना स्कूल होता है, वो हाई प्रीस्टेस होते हैं। ओके, तो विकन एक्चुअली क्या है? विकन वर्ड तो भी समझ आ गया, बट ये क्या क्या हीलिंग प्रोसेस है, क्या इसके अंदर होता जो है? प्रोसेस है वो विका है। विकन उन्हें बोलते हैं जो विका को फॉलो करते हैं। तो विका बेसिकली नेचर बेस्ड रिलीजन है, जिसमें कि हम मदर अर्थ के सारे साइकिल्स के साथ में इन ट्यून हो जाते हैं और उनको प्रे करते हैं और नेचर के साथ में काम करते हैं। मून साइकिल्स हो गए, हमारे सोलर साइकिल्स हो गए, इन सब के साथ में इन ट्यून हो जाते हैं और उसके साथ में काम करते हैं। और इसमें मेडिटेशन होती है, स्पेल कास्टिंग होती है, स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट है बहुत ज़्यादा। बट लोगों को ज़्यादा इस बारे में पता नहीं है, तो लोग सोचते हैं विक्का बोल रहे हैं तो स्पेल कास्टिंग ही है। तो विक्का हाँ, सिर्फ मैजिक नहीं है, विक्का में बहुत कुछ है। विक्का एक स्पिरिचुअल पाथ है जिस पे आप आगे बढ़ के अपनी सोल को एनहेंस कर सकते हो और विक्का के थ्रू आप अपनी ज़िंदगी को बेटर कर सकते हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है और साथ में आपके अंदर काफ़ी पावर आ जाती है, क्योंकि आप 5 एलिमेंट्स के साथ में काम कर रहे हो, आप नेचर के साइकिल्स के साथ में काम कर रहे हो। तो उन पावर्स के साथ में जब आप स्पेल कास्ट करते हो तो उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो मधु जी, अभी आपने बताया कि विकन के अंदर हम नेचर से कनेक्ट करते हैं, तो ये डिविनेशन क्या है और क्या ये रिचुअल्स हैं क्या? सी, डिविनेशन का मतलब होता है कोई भी टूल आप यूज़ करके उससे गाइडेंस लेते हो, उससे आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखते हो। ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, लाइक टैरो तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, टैरो सबको पता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे हमारे पास रून्स होते हैं, हमारे पास में प्लेइंग कार्ड से भी आप कर सकते हो और आप पेंडुलम से कर सकते हो। एंजल बोर्ड्स होते हैं, एंटिटी बोर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे डिविनेशन टूल्स होते हैं, तो उनके साथ में हम काम करते हैं एक इंसान को गाइड करने के लिए और उसको बताने के लिए कि उसके लिए क्या सही रास्ता है, प्लस इसमें भी हेल्प करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ओके, अभी आपने जैसे बताया स्पेल कास्टिंग के बारे में, तो जो आप नेचर के अंदर आप विकन के थ्रू करते हैं, तो कोई ऐसा कोई इजी स्पेल कास्टिंग जो आप हमारे व्यूअर्स देख के कर सकें अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? देखिए, अगर हम स्पेल कास्टिंग की बात करते हैं, एक्चुअली जो स्पेल कास्टर होते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें मेडिटेशन करनी पड़ती है, अपनी ग्राउंडिंग करनी पड़ती है, उन्हें अपनी ऑरा को, अपने एनर्जी को बहुत बैलेंस करके रखना पड़ता है, तब वो अच्छे से स्पेल कर पाते हैं। लेकिन जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं स्पेल तो नहीं, लेकिन मैं आपको टोटके बता सकती हूँ हाँ, जो टोटके, हाँ आप जी। घर पे कर सकते हैं, जिसे एक आम इंसान कर सकता है और उससे काफ़ी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। जैसे अगर आपको मनी इश्यूज़ हो रहे हैं तो आप एक छोटा सा पेपर ले लीजिए और उस पर आप 888 लिख लीजिए, उस पर थोड़ा सा सिनेमन डाल दीजिए, उसको 3 बार फोल्ड कीजिए और उसे अपने पर्स में रखिए। तो उससे आपके पर्स में हमेशा मनी फ्लो रहेगा, कभी आपका जो वॉलेट है वो कभी खाली नहीं होगा।
तो इससे मनी फ्लो का हो सकता है। प्लस जैसे घर में नेगेटिविटी हो जाती है, अब नेगेटिविटी तो सबको समझ में नहीं आती, लेकिन हैवीनेस समझ में आती है। जैसे लोग कहते हैं कि मैं घर जाता हूँ तो मेरा काम करने का मन नहीं करता, बाहर बहुत अच्छा हूँ लेकिन घर जाके तो जान ही नहीं रहती, मन करता है लेटा ही रहूँ। तो वो नेगेटिविटी के साइंस होते हैं। या घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, जब वही लोग बाहर हैं तो उनका कोई झगड़ा नहीं हो रहा लेकिन घर के अंदर हो रहा है, तो बहुत नेगेटिविटी कलेक्टेड होती है। तो नेगेटिविटी को क्लींस करने के लिए कुछ पोशंस बना सकते हैं, कुछ चीज़ें जला सकते हैं घर में। जैसे कि सेज आती है, कैलिफोर्निया सेज आती है, वाइट सेज आती है, आप उसको जला के उसका धुआं अपने घर में करिए, सब जगह पे करिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि लोग पूरे घर में तो कर लेते हैं, टॉयलेट्स छोड़ देते हैं, क्योंकि जी पूजा की चीज़ है तो हम टॉयलेट में कैसे ले जाएं। लेकिन जो नेगेटिविटी होती है वो टॉयलेट्स में, स्टोर्स में, घर के अंधेरे कोनों में ज़्यादा कलेक्टेड होती है। इस वजह से जब आप क्लींजिंग कर रहे हो तो आप अपनी टॉयलेट में भी सेज कीजिए, अपने स्टोर में भी सेज कीजिए, और सारी जगह पर कॉर्नर्स में स्पेशली आप सेज कीजिए। अब अगर आपको सेज नहीं मिल रहा है तो गूगल आराम से मिल जाता है, गूगल मार्केट में मिलता है। आप गूगल ले लीजिए, लुबान ले लीजिए, उसमें कैम्फर मिक्स कर लीजिए, उसको जलाइए, उसका धुआं करिए, सुबह शाम आप करिए जब आपको नेगेटिविटी फील हो रही है। और वरना वंस इन अ वाइल आप हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर करिए, तो आपका घर क्लीन रहेगा, एनर्जी आपकी अच्छी रहेगी, लाइट रहेगी, तो आपका मन करेगा घर में बैठने का, काम करने का, और आपके जो रुके हुए काम है वो भी बेटर होने शुरू हो जाते हैं। मधु जी, जैसे अभी आपने बताया विच क्राफ्ट, अब विच का नाम अगर हम देखें तो हिंदी में डायन होता है, तो ये कैसा क्राफ्ट है? क्या हमें इससे डरना चाहिए? देखिए, विच क्राफ्ट एक न्यूट्रल क्राफ्ट है। विच क्राफ्ट में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, डिपेंड करता है उस इंसान पे जो उसे फॉलो कर रहा है। कुछ लोगों की इंटेंशन नेगेटिव होती है तो वो नेगेटिव विच क्राफ्ट होता है, कुछ लोगों की पॉजिटिव होती है तो वो पॉजिटिव विच क्राफ्ट होता है। और जो विच होती है वो डायन नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है, क्योंकि हिंदी में ये विच वर्ड ही नहीं था। जो डायन होती है वो एक एंटिटी है, जैसे भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, जिन होते हैं, ऐसे एक डायन भी होती है। ये एक एंटिटी है, वो इंसान नहीं होती डायन। लेकिन जो विचेस होती हैं वो इंसान होती हैं, वो ह्यूमंस होती हैं जो एक क्राफ्ट को फॉलो कर रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये विच वर्ड कहाँ से आया। बेसिकली पुराने ज़माने में, बहुत पुराने एंशिएंट ज़माने में, जो लेडीज़ थी वो हीलिंग करती थी और उनको वाइज वुमन कहा जाता था, और वो हील करके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती थी, और इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती थी कि लोग वाइज वुमेंस के पास जाना शुरू हो गए, इतने ज़्यादा कि वो लोग जैसे रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, जैसे कि चर्च हो गई या कोई टेम्पल हो गया, तो वहाँ पे जाना उन्होंने कम कर दिया और वाइज वुमेन के पास जाने लगे। तो जो रिलीजियस जो हेड्स होते थे उन लोगों को थोड़ा सा थ्रेटनिंग लगा ये, तो उस समय उन्होंने ये विच वर्ड बना दिया, क्योंकि ये साउंड करता है नेगेटिव। और इस तरह की बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई गई कि विचेस जो होती हैं वो बच्चों को खा जाती हैं, हाँ। और विचेस जो होती हैं वो जादू टोना करती हैं, लोगों को मार देती हैं। इस तरह की बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई, और उस समय बहुत ज़्यादा विचेस को जला भी दिया गया था पकड़ के। और ये जो विच क्राफ्ट था ये हिडन चला गया, जो लोग प्रैक्टिस भी कर रहे थे वो लोग भी छुप गए इसी वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट कर दिया गया। और वहाँ से वाइज वुमन का नाम विच हो गया। आप देखिए, वाइज वुमन, एक अच्छी इंसान जो एक अच्छा काम कर रही थी, उसका नाम विच हो गया। लेकिन हमें इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें विच बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं उसको समझना चाहिए। हर इंसान, हर विच नेगेटिव नहीं है। और आजकल तो विक्का फॉलो करते हैं लोग, और विक्का तो वाइट विचेस होती हैं। विक्का में हम लोग हीलिंग करते हैं, हम लोग लोगों की हेल्प करते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियली भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे हम काम करते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे हेल्प करते हैं। तो वाइट विचेस होती हैं विक्का में, और आजकल विक्का काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं। इंडिया में थोड़ा कम है, बट बाहर विक्का काफ़ी फॉलो किया जा रहा है। तो मधु जी, ये क्लियरवॉयंस क्या है? ये अभी आप जो मुझे बता रहे थे, क्या है ये? क्लियरवॉयंस एक एबिलिटी है जिसमें आपको खुली आंखों से या बंद आंखों से वो चीज़ें, वो एनर्जीज नज़र आती हैं जो एक आम इंसान को नज़र नहीं आती। जो इंसान क्लियरवॉयंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, और उसको ऑरा नज़र आता है लोगों का। आसपास जो एनर्जीज मूव कर रही हैं वो नज़र आती हैं। ऑरा में जो प्रॉब्लम्स हैं
इलनेसेस हैं वो नज़र आती हैं। और जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती रहती है आप बहुत सारी एबिलिटीज़ आ जाती हैं। ये भी समझ आने लगता है ऑरा को देख कर कि एक इंसान सोच क्या रहा है, वो करने क्या वाला है, क्या वो एक पॉजिटिव इंसान है, वो नेगेटिव इंसान है। सिर्फ देखने भर से पता चल जाता है, किसी टूल की ज़रूरत नहीं होती, उसे क्लेयरवॉयंस कहते तो हैं। ये क्या बाय बर्थ होता है कि हम इसको डेवलप कर सकते हैं या अपने अंदर हम सीख सकते हैं इसको? देखिए क्लेयरवॉयंस जो होती है बाय बर्थ सब में होती है। आपने देखा अच्छा। होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो कभी दीवार पे ऊपर देख के हंसने लगते हैं, कभी देख के डर जाते हैं, कहीं भी देख के कुछ भी एक्सप्रेशन करते हैं। तो वो क्लेयरवॉयंट होते हैं, उनको दिख रहा होता है सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका लॉजिकल माइंड डेवलप होता है, वैसे वैसे वो इन चीज़ों को नकारना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता, मुझे वहम हुआ होगा। और घर के लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। तो धीरे धीरे वो जो क्लेयरवॉयंस होती है वो बंद हो जाती है, आपकी थर्ड आई क्लोज हो जाती है, आपको नहीं नज़र आता कुछ भी। लेकिन अगर लेटर ऑन आप इसको डेवलप करना चाहें तो इसे डेवलप किया जा सकता है। मेरे यहाँ पर मेरे स्कूल में कोर्सेज भी हैं क्लेयरवॉयंस डेवलप करने के। तो आप प्रैक्टिस के साथ में आप इनिशिएशन करनी पड़ती है, हीलिंग करनी पड़ती है स्टूडेंट्स की, उसके साथ में आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है। लेकिन किसकी थर्ड आई कितनी ओपन होगी ये डिपेंड करता है उस इंसान के ऊपर, उसकी सोल के ऊपर, और कितना वो ओपन है इन चीज़ों को लेकर, इस चीज़ को लेकर। अभी आपने थर्ड आई के ऊपर भी बहुत सारे मिथ हैं। बहुत सारी जगह पे ये बोला जाता है थर्ड आई ओपन नहीं होनी चाहिए, कई बोलते हैं थर्ड आई ओपन होनी चाहिए। तो क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या बेनिफिट्स हैं थर्ड आई के? देखिए थर्ड आई ओपन होने का मतलब है कि आपको सब कुछ नज़र आता है। जो जिसकी थर्ड आई ओपन होगी उसकी कुंडलिनी भी काफ़ी जागृत हो जाती है, उसको काफ़ी कुछ उसकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं। तो थर्ड आई अगर किसी की झटके से ओपन कर दी जाए तो वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि एक इंसान जो तैयार ही नहीं है उसे सब कुछ नज़र आने लग जाएगा। इस कमरे में भीड़ नज़र आने लगेगी उसको, इतनी सारी स्पिरिट्स नज़र आ जाएंगी, एंटिटीज़ नज़र आएंगी, गॉड्स गॉडेसेस नज़र आएंगे, कुछ भी नज़र आ सकता है। तो वो इंसान अगर तैयार नहीं है और उसके साथ ऐसा हो गया तो उसका मेंटल बैलेंस ख़राब हो सकता है, वो शॉक में जा सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस वजह से झटके से एकदम से इस तरह से नहीं करना चाहिए थर्ड आई को ओपन। लेकिन थोड़ी सी थर्ड आई तो सबकी ओपन होनी चाहिए, और होती भी है, 20% तो सबकी होती है। अच्छा। क्योंकि अगर हमारी थर्ड आई ओपन नहीं होगी, हमारी थर्ड आई से हमें इंटेलेक्ट आ रहा है, हमारा सोचने का जो जो लॉजिक है, क्या सोच रहे हैं हम, किस तरह से सोच रहे हैं, वो सब हमारा थर्ड आई से ही आ रहा है। अगर थर्ड आई किसी की पूरी बंद हो जाएगी तो वो तो इंटेलेक्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से थर्ड आई 20% सबकी ओपन होती है, और थोड़ी बहुत डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप थर्ड आई डेवलप करोगे तो जो आपके अंदर जो इंट्यूशन है वो आपको समझ आने लगेगी, आपको बहुत कुछ पता लगने लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। आप अपने स्पिरिट गाइड्स की आवाज़ सुन सकोगे, आपको पता चलेगा आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको पता चलेगा आपको कौन सी एंटिटीज सपोर्ट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो ओपन होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए थर्ड आई थोड़ा डेवलप तो करना चाहिए। तो इसका कोई थर्ड आई डेवलप करने का कोई पर्टिकुलर स्टाइल है या कोई प्रेयर है जिसके थ्रू ओपन हो सकती है? देखिए प्रेयर तो नहीं होती है, मेडिटेशंस होती हैं थर्ड आई ओपन करने की, और इनिशिएशंस हम देते हैं अपने स्कूल में, उसके साथ में हम थर्ड आई ओपन करते हैं। कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जिससे कि आपकी थर्ड आई जो है वो बैलेंस हो सकती है, ताकि कोई आप अगर बहुत ही ज़्यादा आपका इरेशनल थॉट्स जा रही है या आपकी थॉट्स कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो त्राटक एक एक्सरसाइज होती है जिसमें आप एक कैंडल जला लीजिए या दीवार पे एक मार्क लगा लीजिए और आप उसकी तरफ कंसंट्रेट करते हैं और ट्राई करते हैं कि जो आपकी थॉट्स हैं आपके दिमाग में जो हैं वो पीछे से चलती रहें, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान ना दें और वो आपको डिस्टर्ब ना करें। तो इस तरह से जब आप कंसंट्रेट करते हैं आपका फोकस डेवलप होता है और आपकी जो थर्ड आई है वो काफ़ी बैलेंस हो जाती है। तो एक आम इंसान जो है वो ये एक्सरसाइज कर सकता है। अभी आपने बात करी थी स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, तो इनके बारे में बताएं, ये क्या है? देखिए स्पिरिट गाइड्स भी एंजल्स ही होते हैं जो हर इंसान के अपने होते हैं। लाइक जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबके साथ में कम से कम 5 स्पिरिट गाइड्स होते हैं और वो आपको गाइड करते रहते हैं हमेशा। जैसे हम जब कुछ करना चाहते हैं या करने लगते हैं तो हम कहते नहीं कि हमारे दिमाग में आ रहा था कि ये कर लो, फिर ये भी आया कि ये भी कर लो, तो मैंने तो सुना नहीं, और फिर बाद में जब आप आगे बढ़े तो आपको लगा अगर सुन लेते जो दिमाग में आया था तो शायद सही हो जाती चीज़ें। तो ये जो आवाज़ें आती हैं दिमाग में स्पिरिट गाइड्स की आ रही होती हैं, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। और अक्सर हम उनकी आवाज़ नहीं सुनते हैं क्योंकि हम अवेयर ही नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो हमें गाइड कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से
हमारे लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। तो अगर हम अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ इन ट्यून हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, उनके साथ हम बात करते रहते हैं, उनसे हम गाइडेंस लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है और काफ़ी सक्सेसफुल भी हो सकती है। मधु जी, अब एक वर्ड है ब्लैक मैजिक, बहुत ही डर है इसको लेकर, ये क्या है और ये क्या वाकई में हो सकता है सब पे और कैसे होता है? देखिए, जब हम मैजिक पे बिलीव करते हो तो ब्लैक भी होता है और वाइट भी होता है। वाइट मैजिक होता है जहाँ पर हम हीलिंग करते हैं, और ब्लैक होता है जहाँ पे हम हार्म करते हैं। गलत इंटेंशन से हम जब मैजिक करते हैं उसको ब्लैक मैजिक बोला जाता है। और जो लोग जो बुरे लोग हैं, जो गलत लोग हैं, वो ब्लैक मैजिक करते हैं। और ब्लैक मैजिक के काफ़ी सफ़रर्स होते हैं। काफ़ी लोग मेरे पास में भी आते हैं कि ब्लैक मैजिक हो गया है, और ब्लैक मैजिक को ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन अब ब्लैक मैजिक को लेकर बहुत तरह की धारणाएं हैं। छोटे छोटे जो स्पेल्स करते हैं लोग ब्लैक मैजिक के, उनके बहुत बड़े बड़े इफेक्ट नहीं होते। आजकल जो लोग छोटे छोटे कोर्सेज कर रहे हैं, सीख रहे हैं और स्पेल कास्ट कर देते हैं, नेगेटिव स्पेल कास्ट कर देते हैं। उन्होंने कोई ओथ नहीं ले रखी होती, जिस तरह हम विक्का में ओथ लेते हैं कि हम किसी के लिए कुछ गलत नहीं करेंगे, तो उन्होंने ओथ नहीं ले रखी होती, वो करते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव होता है उन लोगों के ऊपर जिसके ऊपर उन्होंने कर दिया, लेकिन ज़्यादा दिन उसका अफेक्ट नहीं रहता। मगर जो लोग सिद्ध हैं, जो बड़े बड़े तांत्रिक हैं, बड़े बड़े स्पेल कास्टर्स हैं, वेस्टर्न साइड पे भी, इंडियन साइड पे भी, वो लोग काफ़ी ज़्यादा तरह के नेगेटिव मैजिक कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, जिसका काफ़ी लंबे टाइम तक असर रह सकता है। और जैसे किसी का बिजनेस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, अचानक से चलता चलता काम बिल्कुल बंद हो गया, जॉब छूट गई, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, जॉब ही नहीं लग रही, इंटरव्यू ही नहीं आ रहे, जबकि मार्केट में उस पोस्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, फिर भी नहीं आ रहे। बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, हैप्पी रिलेशनशिप थी, एकदम ख़राब हो गई। तो इस तरह का जो होता है, इसमें ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और जब ये जो रिलेशनशिप के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपके कहीं पड़ोस में या जानने वाले आप कोई कपल है जो बहुत हैप्पी है, और एक इंसान है जो अपनी शादी में बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, वो हैप्पी होना चाहता है। तो वो किसी तांत्रिक के पास या किसी स्पेल कास्टर के पास गया, जो कि तंत्र कर सकते हैं या ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। उनके पास गया कि मुझे मेरा फैमिली ठीक कर दो, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। तो वो कहेंगे कि ऐसा करो, वो कुछ मैजिक बना देंगे उनको, और वो कुछ कहेंगे कि ये उनके घर पे फेंक दो जो हैप्पी हैं। तो अब वो इंसान तो फेंक देगा क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी है। लेकिन हुआ क्या, उनकी जो हैप्पीनेस थी वो इस इंसान की ज़िंदगी में आ जाएगी और ये खुश हो जाएगा, और जहाँ पर आपने फेंका था उनकी लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से ब्लैक मैजिक होता है। हाँ जी, ऐसे हो जाता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर ये भी बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहूँगी कि ब्लैक मैजिक से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वहम हो जाता है कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है। मेरे पास जब 10 लोग आते हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, उसमें से 2 ही केसेस होते हैं ब्लैक मैजिक के। 8 केसेस ऐसे होते हैं जिनको वहम हो जाता है, और जब वो वहम हो जाता है, खुद ही नेगेटिव सोच सोच के वो नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं और उन्हें लगता है मैजिक हो गया उनके ऊपर। तो हमें ना ब्लैक मैजिक से डरना नहीं चाहिए। और अगर कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, मान लीजिए हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है, तो हम ये एकदम से नहीं बोल सकते कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। आप डॉक्टर के पास जाओ, आप अपना चेकअप कराओ। अगर कुछ नहीं निकल रहा, आपको कुछ जवाब नहीं मिल रहा, तब आप चेक कराओ कि ब्लैक मैजिक है। आप पहले ही बोल दोगे। जब आप रिसेप्टिव हो जाते हो एनर्जी को लेकर, किसी भी तरह की एनर्जी को लेकर, ब्लैक मैजिक को लेकर आप रिसेप्टिव हो कि मेरे ऊपर तो कोई काला जादू कर देगा, तो आपके ऊपर तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि आप तो इन्वाइट कर रहे हो उस एनर्जी को। अगर आप इन्वाइट नहीं कर रहे, आप डरते नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहते हो चलो होता होगा ब्लैक मैजिक, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर भी रहा है, तो आपका ऑरा तोड़ना, ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर इतनी आसानी से होगा नहीं। तो इस वजह से मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि एग्जिस्ट तो सब चीज़ें करती हैं, लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। उसकी जगह आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, एनर्जी वाइज स्ट्रॉन्ग रखिए। आप साइकिक प्रोटेक्शन सीखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखिए। आप योगा कीजिए, आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए। आपका अगर योगा कर रहे हो, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीज़ें आपके ऊपर आसानी से असर नहीं करती। बट लेकिन असर तो आता है थोड़ा बहुत, जो भी अगर आ रहा है। हाँ, असर तो आता है, थोड़ा आता है अगर आपका। और अगर आपको पता लग जाए कि आपके ऊपर हुआ है, अगर कंफर्म हो गया, तो उसके बाद फिर क्या करना चाहिए? अगर आपको पता लग गया है
तो पता लगने का जो ज़रिया है वो भी कोई हीलर होगा या कोई डिविनेशन थेरेपिस्ट होगा जो आपको बताएगा। अगर आप अपने आप से सोच लोगे तो वो गलत है। पहले तो आप किसी से हेल्प लेने जाइए, आप पता लगवाइए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है तो बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं जो ब्लैक मैजिक को रिमूव कर पाते हैं। हमारे यहाँ पर भी ये सर्विसेज दी जाती हैं जिसमें कि हम हेल्प करते हैं आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सारी नेगेटिविटी रिमूव करते हैं, मैजिक के इफेक्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है और वो इंसान जो होता है वापस से उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लंबा प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं है, और इसमें जो इंसान जो सफ़र कर रहा है उसको भी बहुत कुछ करना होता है, सिर्फ हमारी हीलिंग करने से नहीं होता, ठीक। उनको भी बहुत सारा बिलीफ रखना पड़ता है और डीप ब्रीदिंग और बहुत तरह की मेंटल योगा एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, एफर्मेशंस करनी पड़ती हैं, और ये ठीक हो जाता है। ओके, अभी आपने बात करी साइकिक हीलिंग, और हम अपना मतलब साइकिक हीलिंग क्या है, और दूसरा मैं जानना चाहूँगी ओरा आपने बोला कि स्ट्रॉन्ग रखना है। कोई ऐसा कोई एफर्मेशन है कि जिससे हम अपना ओरा स्ट्रॉन्ग रखें, या कोई तरीका है जिससे हम अपने ओरा को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? देखिए, साइकिक प्रोटेक्शन होती है एक प्रोटेक्शन क्रिएट करना अपने आसपास, ताकि इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज, स्पिरिट एनर्जीज, एंटिटीज, मैजिक और लोगों की बैड इंटेंशन ये आप पे अफेक्ट ना करें। तो ये हम ऑरा के ऊपर शील्ड बनाते हैं। इसका प्रोसेस होता है, इसकी इनिशिएशन होती है, इसको सीखना पड़ता है, और लेकिन आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहला होता है डीप ब्रीदिंग। आप 5 मिनट रोज़ डीप ब्रीदिंग कीजिए, और जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आप ये विजुलाइज कीजिए या फील कीजिए कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आप वाइट लाइट इनहेल कर रहे हैं, और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो जितनी भी नेगेटिविटी कलेक्टेड है वो आप एक्सहेल कर रहे हैं नेचर में। तो इस तरह से जब आप 5 मिनट्स करते हैं तो इससे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि हम झूठ बोलते हैं। हमारा जो ऑरा होता है ना, वो हमारी थॉट्स के साथ डेवलप होता है, हमारी थॉट्स के साथ मूव करता है। तो जब हम झूठ बोलते हैं हमारा ऑरा वीक होता है, जब हम सच बोलते हैं तो हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। तो बहुत छोटे छोटे झूठ हम ज़िंदगी में बोलते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड ने आपको फ़ोन किया कि चलो आज बाहर चलते हैं, अब आपका नहीं जाने का मन है, तो आप सीधा बोल सकते हो ना कि आपका मन नहीं है, लेकिन आप नहीं बोलोगे, आप ये बोलोगे कि नहीं यार मैं बिज़ी हूँ, मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है। ये एक तरह का झूठ ही हो गया। तो सच और झूठ, ऑरा और एनर्जी में सच और झूठ ब्लैक एंड वाइट है। उससे ये नहीं होता कि भाई छोटा झूठ है या बड़ा झूठ है। तो आप इस तरह के झूठ अपनी ज़िंदगी में अगर अवॉइड करते हैं तो उससे भी आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, ये बहुत हार्मफुल है, इससे आपका ऑरा क्रैक हो जाता है। आप सिगरेट पी रहे हैं, आपके साथ जो बैठे हैं उनका भी ऑरा वीक होता है, तो सिगरेट स्मोकिंग से बचना चाहिए। ड्रिंकिंग, अल्कोहल जो हम लेते हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए कि आपको होश ना रहे। जहाँ आप अपना होश खो दोगे वहाँ पे आपका ऑरा ब्रेक हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप ड्रिंक नहीं कर सकते, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप डिविनेशन में हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन बस उतना जिसमें कि आपको अच्छा लगे, लेकिन आप पूरे होश में रहें, तो आपका ऑरा एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मधु जी, अभी आपने बताया कि ड्रिंकिंग से ऑरा जो है हमारा ख़राब हो जाता है। तो अब अगर आप किसी ड्रिंक वाले को बोलोगे कि आप ड्रिंक छोड़ दो, छोड़ेंगे नहीं, या कम करना है वो भी नहीं करेंगे, तो कैसे ये कितना इम्पैक्ट डालता है, और हम उसको कैसे थोड़ा क्योर कर सकते हैं, या कैसे हम किसी को समझा सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको इफेक्ट्स बताती हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, नशे में रहते हैं ना, रोज़ ड्रिंक करते हैं और ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, आप देखोगे वो बड़े ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। उनको एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से चीखने लगते हैं, बहुत ही डिफरेंट तरह से वो बिहेव करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि इस तरह के लोगों के ऑरा क्रैक हो जाते हैं। और जब आपका ऑरा क्रैक हो जाता है तो किसी भी तरह की एनर्जी आपके ऑरा में एंटर करती है और वो आपको मैनिपुलेट करती है। इसी वजह से उन्हें कभी भी गुस्सा आ जाता है, वो कभी भी बुरी तरह से बिहेव करते हैं, फिर बाद में उनको खुद को भी बुरा लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो ड्रिंक करने से उनका ऑरा क्रैक हुआ होता है और वो अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर रहे होते, उनको नहीं पता चलता, लेकिन जो एनर्जीज़ हैं आसपास में वो उनको मैनिपुलेट कर रही होती हैं। तो अगर आप नॉलेज बढ़ाएं इन लोगों का तो धीरे धीरे करके ये समझ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं तो उस एडिक्शन से बाहर आने की भी हीलिंग्स होती हैं, अगर वो इससे बाहर आना चाहते हैं, अगर वो इस पे काम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो काम ही नहीं करना चाहते, खुद से अगर वो काम नहीं करना चाहते, तो उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। बट आप उनको नॉलेज दे सकते हो, आप उनको समझा सकते हो कि ये जो आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो ये आपका बिहेवियर नहीं है, ये बिहेवियर है बाहर की एंटिटीज़ का। ये स्पिरिट भी हो सकती है, एंटिटी भी हो सकती है जो आपको मैनिपुलेट कर रही है। और ये आती जाती जो स्पिरिट्स हैं, कभी कोई स्पिरिट जो है वो आपके ऑरा में सेटल हो जाएगी तो फिर तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो धीरे धीरे जाके
पोजीशन तक भी जा सकती है बात। तो इस वजह से अपने ऑरा पे काम करो। अगर वो समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे, अगर नहीं समझना चाहेंगे तो उनकी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा। इसके अलावा स्मोकिंग, वो भी आपके ऑरा को वीक कर देती है, आपके ऑरा को क्रैक करती है, अंदर से क्रैक करती चली जाती है जब आप स्मोक कर रहे हैं, और आपके आसपास के लोगों का भी ऑरा वीक कर देती है। तो स्मोकिंग को भी लोगों को छोड़ना चाहिए। एक्चुअली स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। बहुत मुश्किल है, लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो नहीं छोड़ पाते हैं, मगर मैंने ऐसा देखा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने जब समझाया तो उन्होंने धीरे धीरे करके इससे बाहर आना शुरू किया, क्योंकि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है? सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? देखिए, ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स जो होते हैं, सबसे पहले तो ये होता है कि लो एनर्जी। आपको लगता है आपकी बॉडी में बिल्कुल जान ही नहीं है, आप इतना लेज़ी हो जाते हो, आपसे उठने का मन नहीं करता आपका बिल्कुल अपने बिस्तर से। मतलब इस लेवल तक हो जाता है कि आपको उठ के वॉशरूम जाना है, आप वहाँ भी नहीं जा रहे हो, आप लेटे ही हो। और उसके बाद में आपको डर लगने लगता है अकेले बैठे हो कि कहीं कोई है, जबकि कोई नहीं होता है। आपको आवाज़ें भी सुन सकती हैं कई बार जब एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है। आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपको इस तरह कहीं पे दर्द होगा, लेकिन आपको टेस्ट में, किसी भी टेस्ट में, मेडिकल टेस्ट में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आपको दर्द होता रहेगा, और दर्द इतना ज़्यादा होगा कि आपसे बर्दाश्त भी नहीं होगा। आपको सिम्टम्स तो बीमारियों के होंगे, लेकिन वो बीमारियां जो हैं वो आपकी डायग्नोज नहीं होंगी, क्योंकि वो मैजिक के असर से हो रही हैं, वो आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे नहीं है, वो आपकी एनर्जी बॉडी पे हैं। तो आपके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म हो जाता है, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो। और मैजिक भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे अगर बिज़नेस में मैजिक कर दिया तो बिज़नेस आपका ख़राब होना शुरू हो जाएगा, आपके गलत डिसीजन हो जाएंगे। अगर आपके रिलेशनशिप पे किया है तो रिलेशनशिप टूट जाएगी, और बिना बात पे टूट जाएगी, बहुत अच्छी रिलेशनशिप टूट जाएगी। तो जिस चीज़ को टारगेट करके मैजिक किया गया है, वो चीज़ आपकी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, और उसका आपको रीज़न नहीं मिलता। आप पूरी मेहनत करोगे लेकिन आपका काम नहीं होगा, वो पूरी तरह से, एक तरह से ब्लॉक लग जाता है। और सिर्फ मैजिक से ही नहीं होता, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एविल आई होती है, जब बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लगती है, उससे भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, मगर मैजिक में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ओके, तो ये तो ब्लैक मैजिक की बात हुई। मैजिक रिचुअल्स कुछ आप उनके बारे में बताएं। रिचुअल्स तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा क्या फॉलो कर रहे हो, उसके हिसाब से जैसे रिचुअल्स वीकन होते हैं। रिचुअल्स कुछ विकन रिचुअल्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं फिर से बताना चाहूँगी कि विक्का एक पॉजिटिव पाथ है। यहाँ पर हम हीलिंग करते हैं और हम लोगों को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। ये पूरी तरह से वाइट पाथ है, इसमें हम किसी का नुकसान नहीं कर सकते हैं। और जब हम विकन रिचुअल करेंगे तो वो किसी के अच्छे के लिए ही होता है। तो बेसिकली जो विकन रिचुअल्स हैं, मैं आपको सिंपल रिचुअल्स बता देती हूँ जो आप घर में करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे आप एक वाइट कैंडल ले लीजिए, आप उसको सॉल्ट वाटर से अच्छी तरह से धो के क्लीन कर लीजिए, और क्लीन करने के बाद में आप उसको अपने हाथ में पकड़िए और आप विजुलाइज़ कीजिए कि बहुत ज़्यादा वाइट लाइट है इस कैंडल में फिल हो रही है। फिर उस कैंडल को आप रख कर उस पर लवेंडर ऑयल थोड़ा सा डालकर आप जलाइए, और जलाते हुए ये इंटेंशन रखिए कि आपके घर में जो बहस होती है, जो लड़ाई होती है, वो कम हो जाए, यहाँ पर पीस हो जाए, हार्मनी हो जाए। ये कहकर आप इस कैंडल को जला दीजिए। आप 15 मिनट कैंडल के साथ बैठिए और विजुलाइज़ करते रहिए कि सब कुछ अच्छा है, आपके घर में सब लोग अच्छे से मिलके बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, ये विजुलाइज़ कीजिए। और उसके बाद आप कैंडल को पूरा जलने दीजिए। आप इसको 3 दिन कर सकते हैं, 5 दिन कर सकते हैं, आप देखेंगे काफ़ी बेटर हो जाएगा। यही सेम चीज़ आप कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। अगर आपको कहीं फिज़िकल पेन हो रहा है या आप बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट हो रहे हैं, तो आप कैंडल जलाकर ये इंटेंशन रखिए कि आपका ऑरा पूरी तरह से क्लीन हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपकी ग्राउंड हो रही है, और आप में वाइट एनर्जी, वाइट लाइट आ रही है, और आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया है। ये सोचकर जब आप ये कैंडल जलाएंगे तो आपका ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाएगा और आप लाइटर फील करना लगेंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा तरीका है जिसे आप कर सकते हैं अगर आप कैंडल नहीं जलाना चाहते हैं और घर में आपके बहुत नेगेटिविटी हो रही है। तो आप एक सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, उसमें आप थोड़े से काली सरसों के दाने और 2-3 लौंग डाल दीजिए, और आप उस दिए को जलाइए और उसकी लाइट को आप पूरे घर में घुमाकर फिर घर के सेंटर में जला दीजिए। उससे आपके घर की नेगेटिविटी जो है वो पूरी तरह से क्लींस हो जाएगी।